नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा में किसानों की बागवानी से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए एक टोल फ्री नंबर बागवानी सहायता केंद्र शुरू किया गया है, जिसके बाद अब फोन के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक फोन किया जा सकता है। चंडीगढ़ में नगर दर्शन और ग्राम दर्शन पोर्टल की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य के नागरिकों को सशक्त बनाने सरकार का उद्देश्य है। ये आमजन अपने सुझाव और अपने नगर या गांव की समस्याओं को सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचा सके, इसके लिए ये पोर्टल बनाए गए हैं। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बच्चों और अभिभावकों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह है। किशोरों को वैक्सीनेशन के पहले दिन 3 जनवरी को करीब 55,000 बच्चों को वैक्सीन लगी है, जबकि 96,000 बच्चों को वैक्सीनेशन आज यानी कि मंगलवार को अब तक लग चुकी है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। अनिल विज ने कहा कि कल से स्कूलों में बुलाकर भी बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। साथ ही साथ हरियाणा में पहली डोज 69%, जबकि सेकेंड डोज 72% को लग चुकी है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना ओमिक्रॉन को लेकर जो नए नियम हैं वो पूरी तरीके से लागू कर दिए गए हैं और प्रदेश में पूरी व्यवस्था की गई है। मार्केट और अन्य स्थलों पर डबल डोज वालों को ही एंट्री मिलेगी। साथ ही साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी सुनिश्चित ये चीज करेंगे। उत्साह है बच्चों में और पेरेंट्स में भी, वो बच्चों को लेकर आ रहे हैं। और कल 55,000 को हुई थी वैक्सीनेशन और आज अभी तक के जो आंकड़े हैं 96,000 बच्चों को अभी तक लग चुकी है। अभी शाम तक पूरे आंकड़े आ जाएंगे। कल से हम सभी स्कूलों में जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनको बुलाने के लिए हमने कह दिया है और हर स्कूल में स्वास्थ्य विभाग अपनी टीम भेजकर लगाएगी। हमारा प्रयास है कि 10 तारीख से पहले पहले हम ये बच्चों की वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लें। तो सर ये स्कूल बंद है लेकिन वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को, हाँ जी, वैक्सीनेशन के लिए खुलवा रहे हैं। बाकी कोविड की वैक्सीनेशन का कितना प्रतिशत तक सेकंड डोज आपने बताया था 2 दिन पहले 70% था, उसमें किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? 98% लोगों को पहली डोज लगा चुके हैं और 72% जो है दूसरी डोज लग चुकी है। तो जो नियम बने थे जिसमें सेकंड डोज नहीं है, क्या वो पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जिला प्रशासन सब जगह तब कर रहा है और बहुत जगह से तो प्राइवेट संस्थानों के समाचार आ रहे हैं कि वो दोनों वैक्सीन का कार्ड देखकर ही अंदर जाने दे रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन कैसी है सर हरियाणा में ओमिक्रॉन को लेकर और सतर्कता बरतने? नहीं, बहुत ठीक है। लोगों को बिल्कुल लोग इसका पालन कर रहे हैं। लोगों को जो समय समय पर हिदायतें बताई जा रही हैं उनका पालन करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए और सचेत रहना चाहिए। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। अब हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों में 50% स्टाफ ही दफ्तर आएगा। हरियाणा सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही बाकी के 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दे दी गई है। आपको बता रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में अब तक अंडर सेक्रेटरी स्तर से नीचे के कर्मचारियों की कुल क्षमता से सिर्फ 50% ही कार्यालय आएंगे।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पिछले दिनों लखनऊ में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित पुलिस अधिकारियों की बैठक में लिए गए फैसलों पर चर्चा की गई है, ताकि प्रदेश में इन फैसलों को अमली जामा पहनाया जा सके। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में साइबर क्राइम के थाने खोले जाएंगे, ताकि साइबर के बढ़ते अपराध पर नकेल कसी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के थाने में प्रशिक्षित स्टाफ को तैनात किया जाएगा, ताकि कार्रवाई अमल में तुरंत लाई जा सके। इसके अलावा इन साइबर थानों में IT प्रोफेशनल को भी रखा जाएगा, जिसके लिए जल्द ही पदों को सृजित करने का काम किया जाएगा। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक AS चावला, OP सिंह, श्रीकांत जाधव, आलोक मित्तल सहित गृह विभाग के सचिव बलकार सिंह भी मौजूद रहे। कुछ दिन पहले देश के सारे DGPs की लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी, जिसको प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एड्रेस किया था। उन्होंने पुलिस के सुधार के लिए कुछ पॉइंट्स बताए थे, उनको अक्षरशः अपने प्रदेश में भी लागू करने के लिए आज हमने उन पर विचार विमर्श किया। तो वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में डिवीजन के सभी ITI और उद्योगपतियों के बीच बेहतर तालमेल बना रहे, इसको लेकर मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने की है। इस बैठक में फरीदाबाद मंडलायुक्त संजय जून, जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव, पलवल और फरीदाबाद के रोडवेज महाप्रबंधक समेत प्रदेश के करीब 10 ITI के प्रिंसिपल और करीब 30 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश की ITI और इंडस्ट्रीज के बीच अच्छा तालमेल होना बेहद जरूरी है, तभी ITI में पढ़ने वाला बच्चा कंपनी में ट्रेनिंग करने के बाद कुशल और हुनरमंद बनकर निकलेगा। उन्होंने कहा कि जब कुशल बच्चा औद्योगिक जगत में आएगा, तभी इंडस्ट्रीज में भी तरक्की आएगी। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जब ज्यादा से ज्यादा ITI के पास हुए विद्यार्थी दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, तो उनके भविष्य में रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इंडस्ट्रीज का सरकार की ओर से दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली में मदद करने पर औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों का धन्यवाद भी जताया। आज पूरे हमारे डिवीजन के जो ITI हैं, सारे उनकी मीटिंग रखी थी, ITI और उद्योगपतियों की, उनके बेहतर तालमेल के लिए हमारे संजय जून जी कमिश्नर, अपने DG साहब जी, मनोज सैनी जी, ये सारी मीटिंग की बेहतर कैसे रिप्लेसमेंट मिले, उद्योगपति और ITI में कैसे तालमेल बढ़िया रहे, कैसे बच्चों की जो शिक्षा है उसका प्रैक्टिकल होना, इंडस्ट्रीज में होना है, समय समय मीटिंग होता रहे और बच्चों की रिप्लेसमेंट मिलती रहे। तो इसको बढ़ावा देने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कि हर आदमी को हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, हम उस आदमी को, व्यक्ति को सक्षम शिक्षा के उस पर सक्षम हो, अपना रोजगार में एक्सपर्ट हो। ये तालमेल के लिए मीटिंग रखी और समय समय DG साहब, अपने कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग होती रहेगी, या पलवल हो या मेवात का जिला हो, और इसको हम आगे बढ़ाना है इस प्रक्रिया। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर जानकारियां देते हुए बताया कि कोविड ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव पर हरियाणा सरकार गंभीर है, जिसको लेकर CM मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लगातार काम कर रहे हैं। देखिए। हरियाणा में कोविड और ओमिक्रॉन के प्रभाव के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं, गाइडलाइन भी अलग अलग तरह से जारी की गई है। इसी बीच 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। प्रदेश में 2 दिन से वैक्सीनेशन जारी है। इसके अलावा तमाम जो राजनीतिक बड़े कार्यक्रम थे उनको भी स्थगित किया गया है। मेरे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है। सर, प्रदेश में जो है वो कोविड और ओमिक्रॉन का एक बार फिर से प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है, आप जो है वो क्या अपील करेंगे प्रदेशवासियों से कि इस समय इस महामारी के लिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अब तो टीवी पे सब जगह आ ही रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ये अपील है। हर आदमी समझता है और जो पिछले 2 लहरें आई उससे लोगों को पता है। तो थर्ड वाले लोग टीवी पे हर चीज से वेल एक्वेंटेड है। हमारे यहाँ भी 2 दिन में 1 लाख बच्चों को, जैसे और अमेरिका में देख रहे हैं, लंदन में देख रहे हैं, हर जगह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
तो पेरेंट्स बड़े समझदार हैं बच्चों के साथ। अगर बच्चे बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में अकेले बच्चे को नहीं छोड़ा जा सकता, पेरेंट्स को भी जाना पड़ता है। बड़ा इस तरीका की केस है कि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बड़ा अच्छा है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, उसके बाद लोगों ने बड़ा तेज़ी से इसका लिया। हमारे लोकल डॉक्टर CMOs कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बधाई देता हूँ कि अब तक 1 लाख बच्चों को हमने वैक्सीनेशन कर दिया, कल और आज 2 दिन में। और अब समझते हैं कि आगे से आगे नंबर बढ़ता जाएगा। इसमें बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जैसा हम अमेरिका में देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, लंबा है, क्योंकि पिछले वाला जो सेकंड वाला आया था उसका 15 दिन रहा था। 15 दिन कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, कहीं पेशेंट नहीं, कहीं रूम्स नहीं मिल रहे थे। बड़ा दिल्ली पे और NCR पे, क्योंकि हम दिल्ली के नज़दीक हैं, इस करके हरियाणा पे भी इक्वली, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुड़गांव में लोग आ रहे थे। अब इसके बाद ये समझता हूँ कि अब के वाला जो है अमेरिका में 1.5 महीने पहले आया, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कल भी 1,60,000 आए हैं। तो ये नहीं कह सकते ये लंबा चलेगा। अभी भी इटली में बुरी हालत है, फ्रांस में, जर्मनी में। कई कहते हैं ये फैटल नहीं है, फैटल है या नहीं है, इसका तो अभी कुछ नहीं कह सकते, इतनी पुख्ता बात तो। पर यह है कि इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं है, पर हमें इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि लोग अपने आप को ही करें, मतलब लॉकडाउन करना वो तो लास्ट स्टेज है। आप रोज़ ये नहीं कर सकते कि रोज़ लॉकडाउन लगा दें, इकॉनमी भी देखनी है। लोग अपने आप को घरों में रखें, बाजार घूमना बंद करें। जैसे हमारे CM साहब की मीटिंगें थी 2, उन्होंने कैथल और जींद में रखी थी। मेरी 4 मीटिंगें थी। उसके बाद 3 दिन मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोग्राम बना रखा था, मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। जाएंगे, भीड़ इकट्ठी होगी, 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार आदमी इकट्ठे होंगे। अगर फैल गया तो हमें भी ये, आखिर समाज में रहते हैं कि रंजीत सिंह आया या CM साहब गए तभी ये हो गया। ये करके हमने सब प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। पर इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को बहुत सावधान, बिना मास्क के नहीं चलें। जैसे जो पहले बात थी, आजकल फिर फ़ोन पे देख रहे हैं वही कि अगर खांसी आए, छींक आए, तो जो मैं समझ रहा हूँ पुरानी कैसेट बंद होगी, दोबारा फिर शुरू होगी। तो लोगों को बहुत एहतियात बरतना चाहिए। बाजार बुजुर्ग का कम जाने का करें, भीड़ के टाइम कम जाएं तो सोशली डिस्टेंस करें, और अपने आप को बहुत बचा के रखें। तो ये सर जो राजनीतिक कार्यक्रम थे, आपने जिस तरह से बताया कि आपके अभी कई जगह पर कार्यक्रम थे, या फिर CM साहब की जो रैली थी कैथल में जो 8 तारीख को होनी थी वो भी स्थगित हुई है, तो आप क्या मानते हैं कि इस वक्त कोई बड़े इस तरीके की गतिविधि जो है वो ना ही रहे, ताकि जो है वो इससे और बचाव बना रहे? देखिए, मेरे ख्याल में काफ़ी बंद हो रहे हैं, पर अब रोज़ हम भी देखते हैं, मैं भी रोज़ देखता हूँ UP और पंजाब के चुनाव का क्या होगा। बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, मीडिया कभी वो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। पर सबसे बढ़िया ये है कि इसमें बढ़िया तरीका ये है कि लोग अपने आप को, हमने तो अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए कि नहीं चाह रहे थे कि कोई लोगों को दिक्कतें आए, पर इसमें बचाव करना ही सबसे ज़्यादा। लोग अपने आप को सेल्फ जो है ना कंटेन करें, वही अपने आप को मास्क लगा के रखें, भीड़ से अवॉइड करें। अगर कोई बीमार हो जाए तो आइसोलेशन में, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लोगों ने घर में अपने आप को आइसोलेशन में रख के अपने आप को बचा लिया। और अब मैं समझता हूँ कि लोगों को जो है ना जी, क्योंकि एक ऑक्सीजन की हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हमारे इतने प्लांट्स लग गए कि हरियाणा सेल्फ सफिशिएंट है। कहीं भी अगर कहीं और जरूरत पड़े तो भी ऑक्सीजन हम दे सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं। कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं है, पर एहतियात जरूर बरतें। तो सर 2 दिन में जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, जो गृह मंत्री भी, उन्होंने जानकारी दी थोड़ी देर पहले कि करीब 1 लाख बच्चे जो है वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो आप मानते हैं कि लोग जागरूक हैं वैक्सीनेशन को लेकर? हरियाणा में करीब 15,40,000 संख्या है बच्चों की जिनको वैक्सीनेट किया जाना है। तो 2 दिन का जो रेशियो है 1 लाख का, उससे आप समझते हैं कि जल्द इस जो टारगेट है 15,40,000 का, वो अचीव हो जाएगा? बहुत चीज़ें ऐसी हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब पिछली बार हमें वैक्सीन लगवाने की बात आई तो जब मैंने देखा कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, मैंने नहीं लगवाई। पर जिस दिन देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने लगवा ली तो मुझे ये हो गया, मैं समझा था कि क्यों इसको ले, वैसे ही बच रहे हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस, अब लोगों को ये पता है, पेरेंट्स ने लगवा ली। तो इन बच्चों के स्टेज में ज़्यादा उन बच्चों को पता है कि पेरेंट्स लगा रहे हैं। पेरेंट्स भी देखते हैं कि बच्चों को, हम उनके लिए तो बच्चों से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बच्चों को पेरेंट्स ही समझा के कर रहे हैं। अपने आप उनकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, वो करेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा लगवाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगले 5-4 दिन में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा। सर आपके पास जेल विभाग भी है, और पिछली बार जब कोविड का जो प्रकोप था उसमें कई तरह की हिदायतें जो है वो जेल विभाग की थी। इस बार कोविड ओमिक्रॉन के मद्देनजर जेल विभाग के लिए कोई बातचीत हुई हो, कोई आदेश हो सर? कैदियों के लिए कोई आदेश जारी किया हो? पिछली बार हमें
सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस थी और उससे हमारे हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहब थे जो मॉनिटर कर रहे थे, राजेंद्र सिंह जी थे, और हमारे होम सेक्रेटरी, डीजीपी और जो लोकल वहाँ का जो सुप्रीडेंट जेल थे, वो देख के ये डिसाइड करता, मॉडलिटीज उन्होंने तय करी और समय समय पे जैसे हमने देखा आगे मीटिंग करके उसे एक्सटेंड करते गए। अब बीच में हमने बंद कर दिया था, कैदी वापस बुला लिए थे। अब अगर कोई ऐसी स्टेज आएगी तो हमें हाई कोर्ट का इनिशिएटिव क्या आता है, हम इस मामले में हैं, हमारे होम सेक्रेटरी, डीजीपी बराबर हैं। अगर इन केस अभी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आई, अगर ऐसी आएगी तो हमें सोचना पड़ेगा। सर, इसके साथ साथ जो है वो आपके विभाग से जुड़ा एक सवाल था, बिजली विभाग की आप जल्द एक गुरुग्राम में बैठक करने की आपकी तैयारी थी कि आप एसडीओ, एक्शन, बड़े स्तर के अधिकारियों के साथ आप चर्चा करेंगे और जो पावर को लेकर जो आपके डिसीजन है वो आप उसमें करने जा रहे थे, तो वो बैठक कब हो रही है या फिर फिलहाल उसको स्थगित किया गया है? हाँ, हमारा ये था, मैंने ये समझा था कि पहले एसीएस और हमारे एमडी सारे और डायरेक्टर्स की मीटिंग करें, कभी 20 लोगों की एक मीटिंग करें, उसके बाद फिर चीफ इंजीनियर एससीज की मीटिंग करें, ताकि हमारे नई चीज़ें जो है, एसीएस हमारे नए आए थे, हम एक रिव्यू करा करते हैं। तो ये था कि गुड़गामा करें, मैक्सिमम रेवेन्यू हमें गुड़गामा से आता है। पर अब जब ये देख रहे हैं तो अभी तय तो नहीं करा, पर मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें इतनी दिक्कत नहीं, शायद वो मीटिंग तो करें। हम 20-30 लोगों का अगर सोशली डिस्टेंस करके बैठते हैं तो कैबिनेट मीटिंग भी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटीज में हमारे जो एमएलएज की जो एस्टीमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, लाइब्रेरी कमेटी है, उनकी मीटिंग होती है। 20-30-40 लोगों की मीटिंग करने में दिक्कत नहीं आती, सब समझदार लोग हैं, आपस में डिस्टेंस करके। आखिर में ऑफिस से काम भी चलाना है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें हम इसे यूं नहीं ले सकते। तो आप करेंगे वो जल्द बैठक, मतलब अभी तारीख तय हुई सर कोई? मैंने कल हमारे एमडीज को बुलाया, परसों मैं ईसीएस साहब को बुला रहा हूँ और हम बैठ के आपस में ज्वाइंटली तय करेंगे कि हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मीटिंग तो शायद करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रंजन सिंह चौटाला थे, जिन्होंने कहा है कि कोविड और ओमिक्रॉन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने कई तरह की गाइडलाइन जारी की, लेकिन लोगों से सहयोग की अपील है। लोग अपने आप को खुद एक तरह से क्वारंटाइन करें और लोग जो है वो इस में बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंस रखें, तमाम जो एहतियात है वो उसको बरते और साथ ही साथ बच्चे जो है वो वैक्सीनेशन के लिए जरूर पहुंचे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि बच्चे जागरूक हैं, अभिभावक जागरूक हैं और वैक्सीनेशन बच्चों की काफी अच्छी तादाद में हो रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये अपील की है कि लोग बच्चों को जरूर वैक्सीनेशन लगवाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। तो वहीं अंबाला शहर में विधायक असीम गोयल ने शहर वासियों को करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने नारायणगढ़ मोड़ से एनएनसी स्कूल तक 20 करोड़ की लागत से सड़क का चौड़ीकरण करने का काम का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की बेहद पुरानी मांग थी, जिसका काम आज से शुरू हो गया है और जल्द ही सड़क के चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर लोगों को काफी खुशी है और राहत की खबर है। देखिए, ये लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा टुकड़ा जो नारायणगढ़ मोड़ से आगे पंजाब, हिमाचल और उत्तरांचल तक जाता है, लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से आज इसका शिलान्यास हुआ। आज इसका काम जो है विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। फॉरेस्ट और बिजली बोर्ड की जो काम है उन कामों को शुरू करवा दिया गया है और मुझे लगता है बड़ी जल्दी ये जो एक सुदृढ़, एक अच्छी चौड़ी सड़क जो है नगर वासियों को जो है हम समर्पित करेंगे। ये बड़ी पुरानी मांग थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक झटके में एकदम से इस मांग को पूरा किया और आज उसका काम शुरू होने लगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक अनोखी योजना शुरू की है। इस योजना में सरकार ग्राम पंचायत की जमीन पर बागवानी लगाकर ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी काम कर रही है। सरकार की इस योजना के तहत वन विभाग 3 साल तक पंचायत की जमीन पर की गई बागवानी के लिए पूरा खर्च करता है और उसकी देखभाल भी करता है। इसके बाद जब बाग तैयार हो जाता है तो उसे पंचायत को सौंप दिया जाता है। खास रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा सरकार ने वीरान और बंजर पड़ी पंचायती जमीनों को हरा भरा करने के लिए एक योजना शुरू की है। इसके तहत वन विभाग की तरफ से पंचायती जमीन पर बागवानी और वन लगाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में वन विभाग ने यमुनानगर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर शहजादवाला गांव की पंचायती जमीन पर बागवानी शुरू की है। इस योजना के तहत वन विभाग ने गाँव की करीब 38 एकड़ पंचायती जमीन पर बागवानी की है। सरकार की योजना के तहत 3 साल तक बागवानी की देखरेख और खर्च का काम वन विभाग करेगा
और इसके बाद इसे ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा। बेसिकली इसका मकसद एक तो गांव की आमदनी, पंचायत की आमदनी बढ़ाना है और दूसरा एनवायरमेंटल सर्विसेज में ज़्यादातर जो इसका कंट्रीब्यूशन हो उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है ना यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। कितने एकड़ में ये प्रोजेक्ट लगा है? वन विभाग इसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है? ये टोटल जो जमीन है जिसमें हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ एस्टेब्लिश किया है 37 एकड़ है ये, और इसमें 4200 पौधे हमने लगाए हैं। 3000 आम के हैं, उसमें 4 वैरायटीज हैं और देसी भी है। जीन पूल मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। जीन पूल मेंटेन करने के लिए करीबन हमने 1.5-2 एकड़ में देसी पौधे लगाए हैं। दूसरे जो 1200 पौधे हैं इसमें, उसमें जामुन है, अमरूद है, आड़ू है, नींबू है, इस तरह से दूसरी स्पीसीज लगाई है। गांव की पंचायत की जमीन पर हुई इस बागवानी से गांव की पंचायत भी खुश है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने कहा, जुलाई 2020 में हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधा लगाकर इस बागवानी की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, शहजादवाला गांव आसपास के इलाके में ये बाग एक नजीर बन गया है और सरकार की इस शुरुआत के बाद वन मंत्री के गांव बहादुरपुर और अन्य गांव मलिकपुर में भी बाग लगाए जा चुके हैं। देखिए, जो ग्राम पंचायत शहजादवाला है और ये खंड प्रताप नगर के अंडर आती है और हमारे पास टोटल जो हमारी भूमि है वो लगभग हमारे पास 120-25 एकड़ है। और जो जब हमारी टर्म आई तो हम सिर्फ आधा एकड़ का हम ठेका देते थे, जो पट्टे पर देते थे। लेकिन जैसे ही हमारे हैंडओवर आया तो हमने वहाँ पर इसको डिफरेंट वे से लिया और जिसमें आप जैसे साहब ने बताया कि 37.5 एकड़ में बाग लगाया गया है और उससे अलग 48 एकड़ को हमने पट्टे पे किसानों को दिया हुआ है। और 48 एकड़ जगह भी वो सेम ऐसी थी जैसा पहले बाग था, यहाँ पर झाड़ झूंड थे उसमें। तो हमने पट्टे पर जब किसानों को दिया वो भी उनको ऐसा नहीं है कि उनको हाई लेवल पे दिया, बिल्कुल चीप रेट पे हमने दिया। जैसा कि उनको हमने 2 साल के लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़। कंडीशन ये थी कि वो अपनी भूमि को अपने आप कल्टीवेट करेंगे, उसमें झुंड वगैरह वो खुद निकालेंगे, तो उनके लिए वो इजी था। और जो प्रोडक्शन है, मान के चलो जो हमारी नॉर्मल भूमि है उसमें जो प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें आई। मंत्री जी का एक दूसरा घर माना जाता है, इसलिए जो अपनों के लिए होती है वो स्पेशल कुछ स्कीम भी होती है, तो वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया मंत्री जी ने। और विज़न इसके पीछे इन्वायरमेंट का जो इक्वलिटी है उसको लेने के लिए भी है। और जैसा कि ये फॉरेस्ट को जो जगह दी गई है, टोटल इन्वेस्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। और हमें जो गांव में है, गांव में भी इसका एक अलग ही उत्साह है। जैसे कि गांव में अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है, जैसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो हम मोस्टली यहाँ करते हैं और लोग बड़े चाव से आते हैं। और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें एक तो पंचायत इनकम बढ़ेगी और नेक्स्ट टाइम में जो जैसे मंत्री जी के पास टूरिज्म डिपार्टमेंट भी है तो उनको राय दी जाती है डीएफओ साहब के माध्यम से, या हम पर्सनली भी बोल देते हैं कि अगर उनकी तरफ से भी यहाँ कोई हट वगैरह या कुछ अलग से कुछ किया जाए ताकि टूरिस्ट आए और इसका बाग का आनंद ले यहाँ, क्योंकि ये शिवालिक की पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे है, तो वो भी बेनिफिट रहेगा जैसा जैसा। और यहाँ ग्राम पंचायत की तरफ से फुल सपोर्टेड है, सभी गांव वालों और आसपास के जो लोग हैं वो अच्छा सपोर्ट करते हैं इसके लिए। वहीं वन विभाग की बागवानी योजनाओं पर प्रदेश के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इसकी शुरुआती ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पंचायती जमीन पर बड़े पेड़ लगाने की भी योजना है, लेकिन उसमें पेड़ों को 7 से 8 साल के बाद काट लिया जाता था, जिससे ज्यादा फायदा नहीं हो पाता था। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बागवानी किए जाने से लंबे समय तक इसकी हरियाली का फायदा तो होगा ही, साथ ही ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। पहले जब हम पेड़ लगाते थे तो वो ज्यादातर हम या तो सफेदा का पेड़ लगाते थे या पॉपुलर का, और सफेदा या पॉपुलर 7 साल में मैच्योर हो जाता है, काट लेते हैं 7 या 8 साल में। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई जिस ग्रीनरी के लिए हमने पेड़ को लगाया तो वो फिर 7-8 साल के बाद फिर दोबारा वैसी परिस्थिति आएगी। तो अगर हम बाग लगाएंगे तो वो लगभग 50-60 साल तक ग्रीनरी वैसी ही बनी रहेगी और पंचायत की आमदनी बढ़ेगी उससे कि अगर बाग होगा। तो ऐसी एक योजना हमने बनाई, मैंने मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने उसकी हमें परमिशन दे दी। और सजादवाड़ा गाँव है जहाँ सबसे पहले हमने बाग लगाया, जो देख के भी आए होंगे आप, तो काफी अच्छा बाग चल रहा है। उसके बाद मेरे अपने गांव में बहादुरपुर है तो वहाँ भी हमने बाग लगाया। उसके बाद मलकपुर बांगर है, वहाँ हमने बाग लगाया। उसके बाद
अपना ये मुस्सेपुर गांव है एक करनाल में, उसमें लगाया। उसके बाद ग्वालड़ा है पानीपत में, उन्हें 500 एकड़ जमीन हमें दी, वहां हमने लगाया। और उसमें हमें जो ये अपना रिफाइनरी है उसने भी हमें काफी मदद उसमें की, काफी पैसा उन्हें दिया। अब हमने लद्दा खादर गांव है, वहां भी उन्हें 30 एकड़ जमीन हमें दी। और भी पंचायतें में जमीन दे रही, तो जो भी पंचायतें जमीन देगी वो बाग लगाएंगे और उससे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस योजना के लिए ग्राम पंचायत एक प्रस्ताव विभाग को देती है, जिसके बाद तो विभाग एक प्रक्रिया के तहत इस पर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गांव की कुल पंचायती जमीन के 10% पर पेड़ लगाने की भी योजना शुरू की है, ताकि पर्यावरण साफ सुथरा रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की थी कि हर पंचायत 10% जमीन जो है वो पेड़ लगाने के लिए देगी। तो वो तो पेड़ लगाने के लिए है, उसमें हम कैसे भी पेड़ लगाएंगे उसमें। और अगर पंचायत चाहेगी कि बाग लगाना, हम बाग भी लगा देंगे, उसमें बाग लगा देंगे, तो उसमें उसको लाभ होगा और पर्यावरण में भी उससे फायदा। हरियाणा के वन विभाग की पंचायती जमीन को हरा भरा करने के साथ साथ गांव में छोटे मोटे विकास कार्यों के लिए पंचायतों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की योजना कंवरपाल गुर्जर के मुताबिक प्रदेश में यमुनानगर, पानीपत, करनाल समेत कई जिलों के गाँव में वन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।